Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोड़ा मुकेश एजुकेशन ऐप में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो संविधान के हमने एक क्विज तो हमने पहले कर चुके हैं। आज हम संविधान की दूसरी क्विज लेके आ रहे हैं। उसमें अध्ययन करेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चनों का हल किया जाता है। दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस पटवार और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। देखो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है और कैसा क्वेश्चन आता है। संविधान में क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो राजभाषाओं का उल्लेख कौन सी भाग में मिलता है, भाग की बात करें। वैसे तो हम आंसर लगा देते हैं कि इसमें भाग 17 में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? 14 थी। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? 14 थी। 14 राजभाषा थी। मूल संविधान में 14 राजभाषा थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। 22 राजभाषा। राजभाषा कितनी है? 22 है। वर्तमान में राजभाषा कितनी है? 22 है। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22। ये कौन कौन सी कब कब जोड़ी गई, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संविधान 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन संशोधन 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? दोस्तों, सिंध भाषा जोड़ी गई। सिंध। सिंध ये कौन से नंबर की भाषा हो गई? 15वीं भाषा। 15वें नंबर पे कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंध भाषा जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां ये दोस्तों 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। दोस्तों, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। तो इसके बाद कितनी भाषाएं, राजभाषाएं हो गई? 18 राजभाषाएं हो गई। इसके बाद एक संविधान संशोधन और आता है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? सिंध, वोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली भाषा। सेंथली या सिंथाली बोलते हैं, मैथिली और सिंथाली। दोस्तों, ये 22 भाषाओं, भाग 17 में 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान की बात करें तो 14 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं राजभाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंध जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाएं 3 भाषाएं और जोड़ी गई संविधान में। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत वोडो, डोगरो, सिंथली और मैथिली भाषाएं जोड़ी गई। दोस्तों, ये थी भाषाओं की बात। ये एसएससी में बहुत ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि सिंध भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, कौन से भाग में इसका वर्णन मिलता है? तो भाग 17 में वर्णन मिलता है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, वर्तमान में 22 राजभाषाएं। दोस्तों, ये संशोधन होते हैं तो ये संशोधन कौन से भाग से लिए गए हैं और कौन से देश के संविधान से? तो दक्षिणी भाग 20 में तो क्या है? भाग 20 में क्या है? संशोधन है। संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन भाग 20 में संशोधन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाता है। संसद का राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये दोनों में कहीं से भी कोई विधेयक आता है उसे पास कर लोकसभा और राज्यसभा में पास कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देता है तब वो संशोधन क्या मान लिया जाता है? स्वीकार मान लिया जाता है। तो ये संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत भाग की बात करें संशोधन की तो भाग 20 में इसका वर्णन है। संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन मिलता है। ये लिए कहां से गया है? तो लेने की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका किसी संविधान से ये क्या लिया गया है? हमारे देश में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो भाग 20 में संशोधन के बारे में वर्णन मिलता है और संशोधन अनुच्छेद की बात करें तो 368 के तहत
संशोधन किया जाता है संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा। संसद के अंग पूछे दोस्तों, 3 बताए थे मैंने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3। सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सदनों के द्वारा जो भी कोई विधेयक बनाया जाता है उसे पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो संविधान में क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है। तो 368 के तहत संशोधन किया जाता है। यह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात करें दोस्तों भाग 15। भाग 15 में किसका वर्णन मिलता है? भाग 15 में निर्वाचन मंडल का वर्णन मिलता है। निर्वाचन मंडल का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में निर्वाचन किया जाता है तो उसका वर्णन भाग 15 में मिलता है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 224 से 239 तक इसका वर्णन मिलता है। 224 से 239 तक, 224 से 239 तक किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? निर्वाचन मंडल का। कि किस प्रकार से भारत में निर्वाचन किया जाता है उसके लिए एक मंडल का गठन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में तीन सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, दो अन्य सदस्य। वर्तमान में निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम भारत का निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन था। वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के निर्वाचन मंडल के अध्यक्ष हैं। तो भाग 9 की बात करें, भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज एवं नगरपालिका एवं पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसका वर्णन की बात करें, इसका वर्णन दोस्तों किस संविधान में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 243 क से अण तक, 243 क से अण तक, क से अण तक इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों मूल संविधान में भागों की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में भागों की बात करें, मूल संविधान में भाग की बात करें तो मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में 22 भाग हैं। और पहले भी क्या थे? 22 थे। इसमें 3 उप हैं। तो इसके कारण क्या बता देते हैं, कई बार मूल संविधान में 25 भाग भी बता देते हैं, क्योंकि 3 उप, 4 क भी जोड़ा गया है, 9 क भी जोड़े गए हैं जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार कोई उप भाग जोड़े गए हैं तो इस प्रकार कैसे कितने भाग बता देते हैं कि कई बार 25 भाग बता देते हैं। परंतु वर्तमान में भी मूल संविधान में 22 ही भाग हैं। और अब भी कितने भाग हैं? 22 ही भाग हैं। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 6 नहीं करना है पे आंसर। वर्तमान में तो मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। परंतु मूल संविधान की बात की पे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। दोस्तों मूल अधिकारों की बात करते हैं पहले। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से तो लिए गए हैं। अमेरिका से तो क्या किए गए हैं? लिए गए हैं मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान से तो क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं। वर्णन की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका क्या मिलता है? मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है दोस्तों। मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक मिलता है दोस्तों। फिर हम भाग की बात करें दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है दोस्तों। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों। 7वां मूल अधिकार जो हटाया गया था वो कौन सा मूल अधिकार था दोस्तों? 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसकी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? संपत्ति का मूल अधिकार को हटाकर कानूनी श्रेणी में रखा गया है। कानूनी श्रेणी में रखा गया है। किसको? मूल संपत्ति के मूल अधिकार को हटाने की बात करें, कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाए गए? तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1976 मत कर देना, क्योंकि कई बच्चों को यही दिक्कत होती है कि 76 है या 78 है। तो 76 में क्या है? 42वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी श्रेणी में रखा गया। किसमें रखा गया दोस्तों? कानूनी श्रेणी में रखा गया। और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता था? पहले इसका वर्णन अनुच्छेद 19F व अनुच्छेद 31 को हटाकर
इसे किस में से रखा गया है? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 300 क में रखा गया। किसमें रखा गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर 19F से हटाकर 19 और 31 में क्या मिलता था? संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन मिलता था, और उसे हटाकर 300 क में रखा गया। ये किस प्रकार का कानून है? एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। ये बात करते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो पहला समानता का मूल अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पांचवा मूल अधिकार धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। एवं दोस्तों कुछ बात करते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होते। स्थगित कौन से मूल अधिकार नहीं होते? अनुच्छेद 21 व 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी क्या नहीं होते? स्थगित नहीं होते, चाहे आपातकाल ही व्यवस्था क्यों ना लग जाए। तो दोस्तों ये थे मूल अधिकारों के बारे में बात। वर्तमान में दोस्तों हमारे संविधान में 10 मूल क्या है? 10 की बात करें तो 10 क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य पहले कितने थे? 10 थे। वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो ये कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भाग 4 क में इसका वर्णन मिलता है। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 में क्या है? मूल कर्तव्य है। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। मूल संविधान में क्या है? मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 क में वर्णन मिलता है। 42वां संविधान संशोधन याद होगा आपको। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़े गए थे? ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान की बात करें तो कितने मूल कर्तव्य थे? 0 थे। ये आपको मैंने पीछे की वीडियो में क्वेश्चन करा दिया, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं मैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। भाग 4 क में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन मिलता है। और दोस्तों मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 2010 में लागू हुआ था, परंतु राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। ये था निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। दोस्तों मूल अधिकारों को एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 में लिए गए हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन मिलता है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 7वां मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का मूल अधिकार था। वो उसका वर्णन 19F व 31 अनुच्छेद 31 में मिलता था, उसे हटाकर क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, और उसे किस श्रेणी में रखा गया? कानूनी श्रेणी में रखा गया। कानूनी श्रेणी में, और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में रखा गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या मिलता है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत का वर्णन मिलता है कि हमारे संसार में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं फैला सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में मिलता है। तो अनुच्छेद 14, देखो दोस्तों हम चारों ऑप्शनों की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन मिलता है? तो विधि के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में वर्णन मिलता है। 19A में किसके बारे में वर्णन मिलता है? दोस्तों 19A में एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस व बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस व बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। प्रेस व बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन।
प्रेस व बोलने की स्वतंत्रता, कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का अखबार छापा जा सकता है, प्रेस प्रिंट किया जा सकता है, और हमें सभी के सामने समक्ष बोलने का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। तो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस करने की स्वतंत्रता क्या है, हमारे संविधान में 19A में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष से, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन, 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 86वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़े गए थे, 86वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कायम 21 कायम में जोड़ा गया है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 21 कायम में मिलता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखो दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है, मूल अधिकारों में भी मिलता है, मूल कर्तव्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। सभी में क्या मिलता है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का वर्णन मिलता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों आगे क्या है, किस संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान करने की मतलब कोई भी दंड को कम करने, या किसी को फांसी की सजा सुना दी तो उसे कम करने या एकदम माफ करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो वो अनुच्छेद 72 आएगा दोस्तों। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है कि किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सजा सुनाई जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी तो उसे कम करने का अधिकार या पूर्णतः माफ करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। हालांकि राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्या क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वो क्या है, मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं कर सकता, अन्यथा वो राष्ट्रपति के पास क्या किस लिए जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की भी क्या है, सजा माफ करने का अधिकार है, वह कम करने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 में क्या, अनुच्छेद 123 में क्या, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है कि संसद में कोई संयुक्त सत्र नहीं बुल रहा है। संसद में प्रत्येक 1 वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, एक सत्र में अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। यदि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जबकि राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। संसद के सत्र बुलाने का अधिकतम समय पूछे तो 6 महीने का होगा। दोस्तों 161 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और 72 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 108 की बात करें, अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। यदि संसद के 2 सदन होते हैं, प्रथम सदन कौन सा, लोकसभा, और द्वितीय सदन राज्यसभा, यदि दोनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए और आपसी विवाद में पड़ जाए तो उसे सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्रपति क्या बुलाता है, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत यदि लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए, आपसी विवाद हो जाता है तो क्या बुलाता है, संसद में सत्र बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अब तक मैंने बताया था कि 3 बार हमारे देश में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला संयुक्त अधिवेशन मैंने बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे
फिर पोर्टो एक्ट पे फिर संसद में आतंकी हमला हुआ था, इसके लिए बुलाया गया था। 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है दोस्तों। तो संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत मिलाता है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांगता है, परामर्श मांगता है। परामर्श मांगने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से, किसी भी कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय से उसे परामर्श मांगने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। कोई विवाद का परामर्श मांगता है तो राष्ट्रपति 143 के तहत मांगता है। तो दोस्तों ये थे इसके 4 ऑप्शन। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किसके पास होती है, अनुच्छेद 72 के तहत होती है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत होती है। फिर बात करते हैं हम दोस्तों कि अध्यादेश राष्ट्रपति तो 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। संसद का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तब ये जारी करता है। और संसद के सत्र में बुलाने का अधिकतम समय कितना होता है, तो 6 माह का होता है। 6 माह में एक सत्र होना अनिवार्य है, साल में 2 सत्र होते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 108 में क्या, संसद के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है। और 143 में क्या करता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या करता है, परामर्श करता है। और अनुच्छेद 243 में क्या करता है, राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये थे दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आंसर था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हम आगे चलते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 में क्या क्या दिया गया है, इसमें 552 में देखो दोस्तों, 500 तो 12 सदस्य तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 540 सदस्य, 540 में से क्या होता है 520 तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और बचे वो 520 किससे हैं, लोकसभा के क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। ये बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। दोस्तों क्या है 545 है। 2 तो लोकसभा से क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों 2 तो क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा से। 2 सदस्य तो क्या किए जाते हैं, लोकसभा से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। किसके तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को। और 543 बच गए। 543 में तो क्या है, 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से, 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से, और बच गए 530 लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। इधर भी यही है, इधर क्या है 550 तो अधिकतम सदस्यों की संख्या। 2 तो क्या किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत करता है। इसके बाद 550 बच गए। 550 में से क्या करता है, 530 तो क्या है, लोकसभा से है ही है, 530 लोकसभा से, और 20 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत करता है। ये भी दोस्तों 500 क्या है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500। राजस्थान में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 200 है। राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। और ये कौन सी मत वाली विधानसभा में की गई थी, जो छठी विधानसभा में क्या की गई है, 200 विधानसभा की सीटें 200 निर्धारित की गई है। इससे पहले 174 थी। इससे पहले कितनी थी, 184, फिर 174 थी। ये था दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये दोस्तों, ये जो इतने भी क्वेश्चन कराए हैं ये पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। यदि आप पहले से हैं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली सूचनाएं उन्हें भी जल्द से जल्द मिल सके और आपको भी जल्द से जल्द मिल सके, और आपके मित्र भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।